बंगाल की खाड़ी में स्थित 836 द्वीपों वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अचानक भारत के रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे में शीर्ष पर आ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वीरान दिखने वाले टापू रातों रात इतने जरूरी क्यों हो गए? भारत यहाँ इतने बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस क्यों बना रहा है? भारत यहाँ 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेगा परियोजनाएं और लगभग 8,500 करोड़ रुपए के सैन्य निवेश कर रहा है, यानी एक छोटे से द्वीप समूह पर इतना बड़ा निवेश। लेकिन क्यों? और क्यों आज अमेरिका, चीन, जापान और इंडोनेशिया जैसे देश इस पूरे इलाके को बहुत ध्यान से देख रहे हैं? आखिर इन द्वीपों में ऐसा क्या छिपा है जिसने पूरी दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है? आज हम डिकोड करेंगे अंडमान की वो अनकही कहानी, जहां एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी की मजबूरी है तो दूसरी तरफ अरबों डॉलर का छिपा हुआ खजाना। इसका जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के भूगोल में। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक, जहां से सालाना 96,000 से अधिक जहाज गुजरते हैं। यही वो रास्ता है जिससे होकर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया का बड़ा हिस्सा व्यापार करता है। यानी अगर कोई देश इस समुद्री मार्ग पर निगरानी रख सकता है तो वो पूरे इंडो पैसिफिक व्यापार पर नजर रख सकता है। और भारत के लिए अंडमान और निकोबार बिल्कुल वही भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये द्वीप इसी रास्ते के बिल्कुल पास मौजूद है। अब भारत इस द्वीप को एक विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। ओएनजीसी ने अंडमान सागर के ऑफशोर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की एक बड़ी खोज की है। तट से सिर्फ 9.2 समुद्री मील दूर श्री विजयपुरम 2 में स्थित कुएं के 295 मीटर नीचे गैस की लपटें देखी गई। लैब रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 87% मीथेन पाई गई है। अब ओएनजीसी और ओआईएल यहाँ 5,000 मीटर से अधिक गहरी डीप वाटर ड्रिलिंग कर रहे हैं, जहां तेल के भी पुख्ता संकेत मिले हैं। ये खोज सालों पुराने उस दावे की पुष्टि करती है कि अंडमान भी म्यांमार और इंडोनेशिया की तरह बंगाल अराकान पेट्रोलियम सिस्टम का हिस्सा है। ये सफलता तब मिली जब 2022 में सरकार ने समुद्री क्षेत्र के नोगो पाबंदियों को हटाया। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। नवंबर 2024 में सरकार ने पहली बार समुद्र की गहराइयों में छिपे 13 ऑफशोर खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी की। इसमें मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल शामिल हैं। ये वो धातुएं हैं जिनसे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स और ग्रीन एनर्जी के उपकरण बनते हैं। ये नीलामी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है ईवी बैटरी के लिए धातुओं को सुरक्षित करना। एस्टिमेट बताते हैं कि भारत के समुद्री क्षेत्र में 8.52 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का खजाना दबा है। यही कारण है कि इन संसाधनों को भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। चुनौती बड़ी है क्योंकि ये खनिज 4,000 से 6,000 मीटर की गहराई पर है, जहां का दबाव झेलना किसी मशीन के लिए आसान नहीं। लेकिन डीप ओशन मिशन के तहत भारत अब इस अनछुए खजाने को निकालने के लिए तैयार है। अंडमान और निकोबार के ये खनिज ब्लॉक सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक जीत है। समुद्र की लहरों के नीचे छिपा ये खजाना भारत को अगली ग्लोबल सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। लेकिन जहां इतना बड़ा खजाना होता है, वहां उस पर नजर रखने वाली ताकतें भी सक्रिय हो जाती है। समुद्र की गहराइयों में छिपे इस खजाने के साथ साथ यहाँ एक और बहुत बड़ी चुनौती आती है, सुरक्षा। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौते किए हैं। इसका सीधा मतलब समझिए, भविष्य में अंडमान के बेस इन देशों के जहाजों के लिए ईंधन और मरम्मत का केंद्र बन सकते हैं। क्वाड का यहाँ बढ़ता समन्वय सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चीन इसे एशियाई नाटो कहता है और अंडमान इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है। इस ग्लोबल समीकरण की शुरुआत जनवरी 2023 में ही दिख गई थी, जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल HMS तमर ने श्री विजयपुरम पोर्ट को अपना पहला इंडो पैसिफिक पोर्ट कॉल बनाया। यहाँ उन्होंने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया। ब्रिटेन इस कदम को मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के एक बड़े सहयोग के रूप में देखता है। लेकिन भारत की ये तैयारी बेबुनियाद नहीं है।
पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई है। अप्रैल 2024 में एक हाई कैपेसिटी चीनी निगरानी जहाज शियांग यांगहोंग 01 को अंडमान से महज 600 मील पश्चिम में सर्वेक्षण करते देखा गया था। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार चीन लगातार इस पूरे क्षेत्र की समुद्री गतिविधियों और हमारे इन कीमती संसाधनों का अध्ययन कर रहा है। खतरा सिर्फ चीन से सीधा नहीं है, बल्कि उसके करीबियों से भी है। नवंबर 2025 में म्यांमार ने यहाँ एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास किया। ये अभ्यास चीन के साथ उसके बढ़ते संबंधों को साफ दर्शाता है, यानी हमारे संसाधनों के बिल्कुल करीब एक नया पावर ब्लॉक खड़ा हो रहा है। अब सवाल है कि भारत क्या कर रहा है। चीन की इन पनडुब्बियों और सर्वेक्षण जहाजों के जवाब में भारत ने व्हाइट शिपिंग अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही बीजिंग की किसी भी समुद्री जबरदस्ती को रोकने के लिए अपने रडार और यूएवी ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार के आसपास अपनी उपस्थिति को भी बहुत तेजी से बढ़ा रही है। आज भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है। फरवरी 2026 में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली, कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का नेतृत्व करना। ये वो बहुराष्ट्रीय बेड़े हैं जो ग्लोबल समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। उसी महीने यानी फरवरी 2026 में ही भारत, जापान और इंडोनेशिया ने मिलकर अंडमान सागर में एक ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज की। ये ड्रिल एक साफ संदेश था कि इस अनछुए खजाने और इस रणनीतिक रास्ते की सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। ये घटनाक्रम बताते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप में मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ऊर्जा संसाधन, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री और बड़े थिंक टैंक्स ग्रेट निकोबार को रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व वाला केंद्र बताते हैं। इसी कारण इस द्वीप समूह को अब एक सैन्य केंद्र और आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में बदला जा रहा है। लेकिन इस तैयारी की असली ताकत छिपी है अंडमान और निकोबार कमान में। ये भारत की एकमात्र इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। इसका मुख्यालय श्री विजयपुरम में स्थित है, जहां सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर संयुक्त ऑपरेशन करते हैं। और अब इस कमांड को और भी अधिक घातक बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार के चिंजन और गैलथिया बे में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो चुका है। ये एयरपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के 6 डिग्री चैनल से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर होगा। लगभग 8,573 करोड़ रुपए के बजट वाला ये प्रोजेक्ट सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ कैंपबेल बे में स्थित INS बाज को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि वहां C-130J और C-295 जैसे भारी विमान उतर सके। वर्ष 2026 की शुरुआत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कार निकोबार के अपग्रेड किए गए रनवे का उद्घाटन किया। अब यहां से ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI सीधे ऑपरेट कर सकते हैं। उत्तरी अंडमान के INS कोहासा में भी रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है और नए एम्यूनिशन डंप्स बनाए जा रहे हैं। INS बाज का विस्तार और इन नए एयरफील्ड्स का निर्माण एक बहुत स्पष्ट संकेत है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब। लेकिन भारत की रणनीति केवल सतह और आकाश तक सीमित नहीं है। समुद्र की गहराइयों में भी एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार किया जा रहा है। भारत एक अंडर वाटर सर्विलांस नेटवर्क पर काम कर रहा है, जिसे अक्सर अंडर वाटर फिश हुक नेटवर्क कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मलाक्का स्ट्रेट से प्रवेश करने वाली चीनी पनडुब्बियों की एकूस्टिक सिग्नेचर को पकड़ना और उन्हें ट्रैक करना, यानी समुद्र के नीचे भी हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। दरअसल अंडमान और निकोबार कमान अब केवल एक क्षेत्रीय कमान नहीं रह गई है। भारत में जो जॉइंट थिएटर कमांड्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इसे एक रोल मॉडल माना जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में भारत मई 2026 तक पहला नया थिएटर कमान ऑपरेशनल करने की योजना बना रहा है। और इस पूरी व्यवस्था के लिए ANC एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच तकनीकी मोर्चे पर भी तेजी से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। INS उत्कृष्ट पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में एक नया प्रिसिशन अप्रोच रडार लगाया गया है। इसकी मदद से भारी बारिश और खराब मौसम में भी लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सकते हैं। वहीं नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत INS कोहासा
और INS बाज में नए कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि मुख्य भूमि और युद्ध पोतों के बीच डेटा शेयरिंग पूरी तरह सुरक्षित और रियल टाइम हो सके। रनवे विस्तार का एक और बड़ा कारण है P-8I पोसेडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। ये लॉन्ग रेंज समुद्री निगरानी विमान न केवल जासूसी करते हैं बल्कि हार्पून मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस होकर दुश्मन की पनडुब्बियों का काल बन सकते हैं। और अब निगरानी सिर्फ समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है, भारत अब सैटेलाइट सर्विलांस का भी इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर अंडमान के 55 निर्जन द्वीपों पर भी 24/7 निगरानी कर रहा है ताकि कोई बाहरी शक्ति गुपचुप तरीके से यहाँ कोई बेस या आउटपोस्ट न बना सके। यानी रडार, ड्रोन, सैटेलाइट और नौसेना का ये पूरा नेटवर्क एक ऐसा इनविजिबल शील्ड बना रहा है जहां से किसी भी गतिविधि को छिपाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन भारत की योजना सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। अंडमान और निकोबार को भारत के इंडो पैसिफिक आर्थिक प्रवेश द्वार में बदलने की भी तैयारी चल रही है। इसी रणनीति के तहत ग्रेट निकोबार में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की एक विशाल परियोजना पर काम शुरू किया गया है। इस परियोजना में शामिल है एक डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक गैस आधारित पावर प्लांट और एक पूरी नई टाउनशिप। ये पूरा मास्टर प्लान लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी ग्रेट निकोबार द्वीप के लगभग 18% हिस्से को इस विकास परियोजना में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरने वाले वैश्विक व्यापार का एक हिस्सा भारत की ओर आकर्षित करना। आज दुनिया के कई बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सिंगापुर और कोलंबो जैसे देशों में स्थित है, लेकिन अगर ग्रेट निकोबार का ये पोर्ट बन जाता है तो भारत पहली बार पूर्वी हिंद महासागर के व्यापारिक नेटवर्क में एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसी वजह से इन द्वीपों को भारत धीरे धीरे एक नए आर्थिक और डिजिटल हब में बदलने की भी तैयारी कर रहा है। अंडमान के बारे में अक्सर खबरें सिर्फ सुरक्षा और चीन की घुसपैठ तक सीमित रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ चुपके से एक बड़ा टूरिज्म बूम हो रहा है। आंकड़ों को देखिए, 2022 में जहाँ सिर्फ 2.4 लाख घरेलू पर्यटक आए थे, 2024 में ये संख्या बढ़कर 7.1 लाख के पार पहुंच गई। यानी सिर्फ 2 साल में 3 गुना से ज्यादा की बढ़त। सितंबर 2025 तक ये आंकड़ा 6 लाख पार कर चुका था और आज मार्च 2026 में इसमें 25% और बढ़ोतरी का अनुमान है। अब प्रशासन का फोकस सिर्फ बजट टूरिज्म पर नहीं बल्कि लक्जरी टूरिज्म पर है। 4 नए 5 स्टार रिसोर्ट्स, एक इंटरनेशनल याच्ट मैरिना और साफ आसमान के नीचे एस्ट्रो टूरिज्म जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनका मकसद स्थानीय इकोनॉमी को हजारों करोड़ का बूस्ट देना है। 2600 किलोमीटर की तटरेखा के साथ अब यहाँ ब्लू इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है। सीवीड फार्मिंग, पर्ल कल्चर और एक्वाकल्चर के जरिए एक नया रेवेन्यू मॉडल तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री अब ऑफशोर वाइंड और टाइडल पावर के छोटे छोटे प्रयोगों का मूल्यांकन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा साइलेंट बदलाव आया है कनेक्टिविटी के मोर्चे पर। तकनीकी मोर्चे पर अंडमान अब डिजिटल आइलैंड्स में बदल रहे हैं। अधिकांश बसे हुए द्वीपों पर अब 4G कवरेज है और यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट का परीक्षण भी चल रहा है। बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए चेन्नई के साथ एक नए सबमरीन केबल लिंक की योजना पर काम चल रहा है। सुनने में ये मामूली लग सकता है, लेकिन इसी हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से अब यहाँ के दूर दराज के समुदायों में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा संभव हो पाई है। ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड की बात नहीं है, ये डिजिटल सॉवरेंटी है, ये कनेक्टिविटी अपग्रेड्स और नौसेना का ये सख्त पहरा। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी अंडमान अब सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं रह गया है, ये धीरे धीरे ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक बहुआयामी केंद्र बनता जा रहा है और इसी बड़े विजन का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है ग्रेट निकोबार का मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ग्रेट निकोबार के 80,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान ने पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों को लेकर एक युद्ध छेड़ दिया है। आलोचकों का तर्क है कि इसके लिए 131 वर्ग किलोमीटर जंगल और 84 वर्ग किलोमीटर जनजातीय भूमि नष्ट कर दी जाएगी। जारवा, ओंगे और शोम्पेन जैसी जनजातियों के नेता इस बदलाव से चिंतित है क्योंकि उनके आवासों पर खतरा मंडरा रहा है।
पर्यावरण मंत्रालय के अपने वैज्ञानिकों ने माना था कि यहाँ कछुओं के घोंसले वाले तट और कीमती कॉरल्स मौजूद हैं। ऊपर से यहाँ की चरम जलवायु, सालाना 2000 मिमी से अधिक बारिश और चक्रवात किसी भी निर्माण कार्य के लिए एक वाइल्ड कार्ड रिस्क है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रणनीतिक आधार पर इस लगभग 80,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कछुओं के घोंसले और जनजातीय आवासों को होने वाले नुकसान की अपील अभी भी अदालत में पेंडिंग है। यानी एक ओर नेशनल सिक्योरिटी है तो दूसरी ओर पर्यावरण और जनजातीय संरक्षण की बड़ी चुनौती। और अंडमान इसी संतुलन के बीच भारत की नई समुद्री रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। अंडमान और निकोबार अब सिर्फ दूर दराज के पर्यटन द्वीप नहीं रह गए हैं, ये बनते जा रहे हैं हिंद महासागर में भारत का सैन्य किला, एशियाई व्यापार मार्गों का निगरानी बिंदु और भविष्य के ऊर्जा संसाधनों का केंद्र। तेल और गैस की खोज, गहरे समुद्र के खनिज, नई सैन्य सुविधाएं और विशाल बंदरगाह परियोजनाएं, ये सब मिलकर अंडमान को भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति की अग्रिम चौकी बना रहे हैं। तो ये थी अंडमान और निकोबार की बदलती हुई तस्वीर, एक ऐसा क्षेत्र जो तेजी से भारत की रणनीतिक ताकत बनता जा रहा है। हम फिर मिलेंगे भारत की किसी और उभरती हुई रणनीतिक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। और अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।